मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जो पढ़ाने जा रहा हूं। ये सब वर्ड्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में आए हुए हैं साल भर में, ठीक है, ये लगातार चर्चा में बने रहे। तो न्यूज़पेपर में ये चीज जो है वो हमने देखा है। तो आज एक आपको बताने जा रहा हूं एलपीए, लॉन्ग पीरियड एवरेज, दीर्घ अवधि औसत से क्या तात्पर्य है। अक्सर जब भी बारिश होती है देश में तो भारत में एक संस्था आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भारत के मौसम का पूर्वानुमान करता है। इसी से धान की खेती होती है कि किसान खेती करे या ना करे। महंगाई तक देश में बढ़ जाती है जब इसका ये अनुमान आता है। तो इस तरह से देश में कहां कहां बारिश होगी, कहां कहां जो है कितनी नमी रहेगी, इसके बारे में हर साल ये एक वर्ड आता है। ये एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये शब्द बार बार द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में बार बार आता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बार बार वर्ड आ रहा है उसे क्वेश्चन बना देंगे। चलिए अब आप देखते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज, एलपीए यानी दीर्घ अवधि औसत किसे कहते हैं। लिखो, इसका प्रयोग आईएमडी करता है। लिखो, भारतीय मौसम विभाग, इसका प्रयोग भारतीय मौसम विभाग करता है। भारतीय मौसम विभाग करता है। क्यों किया जाता है, आज अपने दोस्तों से पूछना कि तुम्हें ये उनको आता है कि नहीं आता, जो लाख 1.5 लाख रुपए दे के पढ़ रहे हैं, उनसे पूछना बेटा ये बार बार न्यूज़पेपर में हर समय जो है अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक ये बार बार आता है, इसका मतलब तुम समझा दो। जो लोग कहते हैं ना कि अरे हम वो फलाना 1.5 लाख 2 लाख में हम पढ़ रहे हैं, तो उनसे बोला हम 99 रुपए में पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे बता दो, कॉन्सेप्ट आ रहा है, बार बार एग्जाम में आता है, द हिंदू में, एक्सप्रेस में बार बार इस पे आता है, तो मुझे इसका मतलब समझा दो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, इसका प्रयोग भारत के मानसून का पूर्वानुमान करने के लिए किया जा सकता है। के लिए किया जाता है। लिखो, भारतीय मानसून के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, फॉरकास्टिंग ऑफ इंडियन मानसून। तो भारत में वर्षा कैसी होती है, मानसूनी होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा कैसी होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, साउथ वेस्टर्न मानसून से होती है। ये भी क्वेश्चन आया 2011 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, राइट, ये 2011 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो फोरकास्टिंग ऑफ इंडियन मानसून भारतीय मानसून के पूर्वानुमान के लिए होती है। तो भारत में सन 1951 से लेकर 2000 के बीच एलपीए कितना रहा है, दीर्घ अवधि औसत कितना लिखा है, 89 सेंटीमीटर। लिखो, भारत में जो औसत वर्षा होती है लंबे समय तक वो 89 सेंटीमीटर होती है। लिखो, भारत में 1951 से 2000 के बीच भारत में 1951 से 2000 के बीच दीर्घ अवधि औसत 89 सेंटीमीटर रहा है, 89 सेंटीमीटर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, कृष्णा लिखा मैंने लोन लेकर ये कोचिंग लिया, 99 रुपए के लिए लोन लिया है। चलो, मैं समझ सकता हूं तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। चलो, मत मत अपने दिमाग को लेकर मुझे मत चीजें बताओ। अच्छे बच्चे मिले हैं इस बार, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं कितनी गहरी चीजें पढ़ाई जा रही हैं 99 रुपए में, ठीक है। चलिए, अब भारतीय मानसून लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो आपको ज्योग्राफी का सीरियस टीचर ही पढ़ा सकता है, जो बहुत करंट में अपडेट है केवल वही पढ़ा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ये जो मेरी क्लासेस हैं ये एसएससी से लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कहूंगा कि इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हाँ, हर प्रयास कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता है। मैं आप कह रहा हूं आपके 10 क्वेश्चन और हो जा रहे हैं, अभी तक हमने 6 से ज्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स के कर लिए, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, भारत में वर्षा का मौसम कब होता है, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। वर्षा का मौसम जून से सितंबर। लिखो, भारत में वर्षा का मौसम, रेनी सीजन बिटवीन जून एंड सितंबर, जून से सितंबर के बीच में होता है, जून से सितंबर के बीच में। गुरुकुल की 1 वर्ष की फीस जो 18 तारीख से शुरू कर रहे हैं वो 1.2 लाख है, और जो हॉस्टल की फीस है साल भर में रहना खाना तीनों टाइम खाना मेंटरशिप योग ये सब भी 1.2 लाख फीस उसकी भी है, यानी 2.5 के अंदर आपका रहना खाना साल भर पढ़ाई मेंटरशिप सब कुछ हो जाएगा।
नेक्स्ट वन लिखो, दीर्घ औसत को 5 भागों में विभाजित करते हैं। एलपीए डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। एलपीए डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, 5। और आज जाकर पूछना अपने दोस्तों से, जो लोग कहते नहीं कि अरे मैं बहुत तैयारी कर रहा हूं, मैं फलाना 2 साल से, उनसे पूछना कि हर साल भैया न्यूज़पेपर में आता है एलपीए, हमें समझा दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एलपीए डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। एलपीए को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, सामान्य वर्षा, जब वर्षा 96 से 104% के बीच में हो। ये कैटेगरीज हर साल न्यूज़पेपर में आती हैं और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर में आता है, हिंदू, एक्सप्रेस में ये खूब कई बार पूछता है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मेरे ख्याल से 2 साल पहले आईएमडी के यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लिखो, सामान्य वर्षा 96 से 104%। सामान्य से अधिक वर्षा कब मानी जाती है, ये कैटेगरी पूछी जा सकती है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। 5 श्रेणियां होती हैं। दूसरा, 104 से 110%। तीसरा, अत्यधिक वर्षा, सामान्य से ज्यादा वर्षा, अत्यधिक वर्षा, जब भारत में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ठीक है, मोर देन 110%, जब 110% से ज्यादा वर्षा हो। सामान्य से कम वर्षा, जब ये वाला स्थिति, मैंने देखो कलर चेंज कर दिया, कलर क्यों चेंज किया जानते हो? जब ये वाली स्थिति आ जाती है तो भारत में आर्थिक विकास नीचे चला जाता है। कौन मुझे स्टूडेंट बताएगा कि जब सामान्य से कम वर्षा आती है, आपने देखा होगा इस साल भी जो फॉरकास्ट हुआ था, या जब अल नीनो का खतरा आता है, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा कि अल नीनो का खतरा आ रहा है, भारत में वर्षा कम होगी, तो आपने देखा होगा जीडीपी नीचे चली जाती है। अब मुझे कोई बताएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। आप में से कौन कौन मुझे बताएगा कि जब ये वाली स्थितियां होती हैं तो भारत में आर्थिक विकास नीचे चला जाता है? ठीक है, शाबाश। कौन कौन ये बताएगा मुझे? These classes only for GS90, only for the mobile system और Android system। आप टैब पे देख सकते हैं, बट नॉट ऑन लैपटॉप। कौन मुझे बताएगा? यस, शाबाश अनिकेत, वंडरफुल बेटा, वेरी गुड, शाबाश। देखिए कितना प्यारा बच्चा है, इसने क्वेश्चन सुना। वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड प्रीति, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बच्चे इस बार जबरदस्त जो है वो क्लास के साथ अटैच होकर पढ़ाई कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड करिश्मा, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे अभी आपने आंसर दिया, एग्रीकल्चर कम होती है, इसको यूपीएससी के लिए और स्पेसिफिक किया जाता है। और एग्रीकल्चर कम होती है तो कितनी कम होती है, तो आप मुझे बताएंगे आखिर ऐसा रीजन क्यों है? शाबाश बच्चों, क्या बात है, सभी बढ़ चढ़कर जवाब दे रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अब यहां पर हम बात करते हैं भारत की 55% से ज्यादा आबादी। चूंकि अब यहां 2 चीजें लिखिएगा, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं। भारतीय कृषि जो है यानी इंडियन एग्रीकल्चर, वो मानसून आधारित है। ठीक है, ये सरकारों का फेलियर है कि नहर और सिंचाई व्यवस्था हम नहीं दे पाए, मानसून आधारित है, बेस्ड ऑन मानसून। कहते हैं भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। ठीक है, ये माना जाता है। दूसरा, जब मानसून कम हो जाता है यानी लेस देन नॉर्मल, जब अखबार में ये वाला सिस्टम आता है तो सरकार के माथे पर चिंता आ जाती है। सरकार क्या करती है? अनाज की खरीदारी शुरू कर देती है, अनाज का प्रोक्योरमेंट शुरू कर देती है, बहुत से नए नए जो है चीजें शुरू हो जाती है, अन्य देशों से बातचीत शुरू हो जाती है कि हमें अगर ऐसा संकट आया तो आप हमें अनाज भेजेंगे। भारत में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे ये होता है शेयर मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है, बहुत बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है, भारत की विकास दर, जीडीपी ग्रोथ नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो भारत की जो 55% कृषि है, भारत की जो आबादी है वो कृषि में लगी हुई है, 55%। तो जब मानसून कमजोर होगा तो कृषि कमजोर होगी, तो 55% लोगों की आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब 55% लोगों की आय कम हो जाएगी तो जीडीपी क्या हो जाएगी? नीचे आना शुरू हो जाएगी। और महंगाई क्या हो जाएगी? आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और महंगाई सबसे ज्यादा किसको मारती है? मध्यम वर्ग और गरीब को मारती है, मध्यम वर्ग और गरीब को मारती है। तो
तो क्या होगा, पूरी इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। आप सोचिए, मात्र इसकी कैटेगरी से भारत में इतना परिवर्तन हो जाता है। शाबाश, वंडरफुल बेटा हर्ष राजपूत, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे एकदम जोश में है, सीख रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा कि 99 रुपए की क्लास में है। ये तो भाई 10,000 रुपए भी कोई इस तरह करता तो इतना डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ाता। मेंस का क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, इस पर टिप्पणी करें, वर्णन करें। इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑफ मानसून, इस पर डिफाइन मेंस का क्वेश्चन मैंने कराया। तो क्या होगा, भारतीय कृषि मानसून आधारित है, मानसून कमजोर पड़ गया। ये क्या बता रहा है, लेस देन नॉर्मल, सामान्य से कम बारिश होगी। अब सरकार के माथे पर बल पड़ जाता है, सरकार उपाय करना शुरू कर देती है। रिजर्व बैंक जो है वो लोन ब्याज महंगा कर देता है, निवेशक को, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा नहीं मिलता मार्केट से, बहुत कुछ हो जाता है। इतना कुछ ये बारिश करा देती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, मेंस का और प्री का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेस देन 90 है तो वीक मानसून। ये किसकी वजह से होगा, माना जाता है अल निनो, एक ज्योग्राफिकल घटना है। अल निनो की वजह से भारत में मानसून हर 3 से 5 साल में कमजोर पड़ जाता है और सूखा पड़ने की नौबत आ जाती है। तो अगर 90% से कम है तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक संकट आ जाता है, भारत के अंदर महंगाई आ जाती है, बहुत ही कुछ है। और ये सिर्फ रेन की वजह से नहीं है, तृप्ति ने जो लिखा है ये बेटा इसलिए भी है कि सरकारों का फेलियर है कि हमें हमारे किसानों को नहरों का जाल देना चाहिए था, हमारे किसानों को नई नई तकनीक देनी चाहिए थी, हमने नहीं किया। ठीक है, हमने नहीं किया और इसका नतीजा ये रहा कि हमारा किसान, आप गैम्बल पे आ गए हो। जैसे आपको पता है अगर आप मेहनत करोगे यूपीएससी निकाल ले जाओगे, अब कोई लड़का कहे पढ़ेगा ही नहीं, अब बोलेगा लास्ट में हम कोई ऐसे जो है एक छोटी सी बुक पढ़ ले, हो सकता है सारे क्वेश्चन इसमें आ जाए, हो सकता है। तो ये क्या है, गैम्बल है। तो गैम्बल पे आप अपने किसानों को नहीं छोड़ सकते। 55% आबादी का खाना पीना जीवन शैली सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत संकट में आ जाती है। अल नीनो एक मौसमी घटना जो हमारे मानसून को कमजोर करती है। ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया है, पढ़ाया जाएगा आगे जब 1 दिसंबर से क्लास मिलेगी। शाबाश, वेरी गुड। तो हमने आज मेंस का भी क्वेश्चन यहां पर किया। चलें आगे। तो 5 कैटेगरी हुई, लिखो। सामान्य से कम जब 90 से 96, और जब 90 से कम होता है लेस देन 90 तो इसको बोलते हैं वीक मानसून, कमजोर मानसून। यहां लिख लो, संकट की घड़ी आ जाती है। राइट। और फिर बताता चलूं कि हमने यूपी पीसीएस के लिए आरओ और एआरओ का बैच लॉन्च कर दिया है। 6 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। देश के प्रमुख शिक्षक पढ़ा रहे हैं और नोएडा में हमारे गुरुकुल कैंपस में इसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। मात्र 2,999 फीस है। 60 दिन टारगेटेड जो है वो क्लास चलेगी सिर्फ आरओ एआरओ के लिए। देश का सबसे सस्ता बैच है, जहां बाकी लोग जो है 6,000 से 10,000 फीस ले रहे हैं, मात्र 2,999 पे ओजांक ऐप पे क्लास चलेगी। या अगर आप नोएडा कैंपस आना चाहते हैं तो सुपर 50 बैच रहेगा हमारा यहाँ पे, आप लोग यहाँ पर भी जुड़कर जो है वो क्लास कर सकते हैं। तो आइए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप फॉर्म भी भर सकते हैं, क्योंकि बहुत गोल्डन चांस है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज निकली हुई हैं आरओ और एआरओ में। तो आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें आपका हिंदी भी शामिल है, इसमें आपका यूपी स्पेशल भी शामिल है, आरओ स्पेशल भी शामिल है। तो पूरा पैकेज है आपके लिए ज़बरदस्त। इसमें जो है वो आपको क्लासेस मिलने जा रही हैं आप सभी के लिए। ठीक है, इसमें हिंदी की भी विशेष कक्षाएं उनके शिक्षकों के द्वारा शुरू होंगी और यूपी स्पेशल की भी क्लासेस यहाँ पर अच्छे से चलाई जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का स्पेशल ऑफर है कॉन्सेप्टर बैच के लिए। आप लोग कॉन्सेप्टर बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 30,000 रुपए में 2 वर्ष का जो है ये क्लासरूम मिल रहा है। और आरएफआर में भी आज जबरदस्त आपका ऑफर है। अगर आरएफआर 17 कूपन यूज करते हैं तो आरएफआर बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं और अगर आप रिवर्स मेथड को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिगंबर ने लिखा क्लास में बहुत मजा आ रहा है सर, थैंक यू सो मच दिगंबर, क्योंकि जो इसकी वैल्यू समझ रहा है वो जान रहा है कि उसको कितनी महत्वपूर्ण चीज बनाई जा रही है। अब मैं आता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट में है, और जिसने भी यूपीएससी या पीसीएस या कोई भी एग्जाम दिया होगा उसको ये बात पता होगी, जिसने एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा, ठीक है, वो ये जानता है कि ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम के लिए हर साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, शाबाश। कितने लोग जानते हैं रेन वाटर रिजर्व, यानी कि वर्षा जल भंडार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये सभी साल भर, 1.5 साल ये न्यूज में रहा है, उनको चुन कर लेकर आया हूं। तो क्या होता है वर्षा जल भंडार, रेन वाटर रिजर्व किसे कहते हैं? द टोटल रीगेन्ड अमाउंट ऑफ रेन वाटर इन अ रीजन, लिखो इसकी डिफिनीशन लिखो, इंपॉर्टेंट, ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। किसी क्षेत्र में वर्षा जल की पुनर्प्राप्ति की कुल मात्रा को वर्षा जल भंडार कहा जाता है। राइट, किसी क्षेत्र में वर्षा जल की पुनर्प्राप्ति की कुल मात्रा को वर्षा जल भंडार कहा जाता है। यानी वो वर्षा का जो जल गिरा, यहां अभी चित्र से समझ लेंगे इसको, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये प्री और मेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने भी इसके बारे में कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, ठीक है। तो ये चीजें ही यूपीएससी में आती हैं, तमाम एग्जाम में आती हैं। अब जरा देखो इसको, तो कहता है जैसे मान लो ये क्षेत्र है, ठीक है, तो यहां बारिश हुई 60 सेंटीमीटर और 200 स्क्वायर मीटर का प्लाट है। बड़े ध्यान से, कोई नहीं समझाएगा तुम्हें इस तरह से, डिफिनीशन देना आसान है, ये डिफिनीशन तुम लिख लो, समझे क्या? ठीक है, अभी देखते हैं, बहुत ध्यान से समझो। रेन वाटर रिजर्व किसे कहते हैं? रिजर्व का मतलब भंडार, जमा हुआ, ठीक है। अब जरा समझो इसको, तो अगर मान लो रेन 60 सेंटीमीटर हुई यहां पे, ठीक है, और 200 स्क्वायर मीटर का ये प्लॉट है, मान लीजिए आपका ये प्लॉट है, 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है ये, ठीक है, तो कितना यहां पर हो गया? तो ये जो है इसका जो वॉल्यूम हो गया 120 क्यूबिक मीटर, यानी कि घन मीटर हो गया ये, ठीक है। तो ये वर्ग मीटर, ये घन मीटर हो गया, आयतन निकाल लिया। तो यहां पर टोटल पानी कितना होगा? लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप भी आईएएस बन जाओगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 200 स्क्वायर मीटर और 60 सेंटीमीटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 120 घन मीटर हमें यहां पर रेन वाटर रिजर्व मिल गया, यानी कि वर्षा जल भंडार मिल गया। अगर कोई भी पानी नुकसान नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं निकाल रहा है इसमें से, अगर कोई भी पानी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप कितना कहोगे कि यहां पर इस जमीन पर कितना पानी किसी परिवार के लिए उपलब्ध है? तो कहोगे एक परिवार इस जमीन से 1,20,000 लीटर पानी प्रति वर्ष प्राप्त कर सकता है। देखो, 1,20,000 लीटर पानी प्रति साल प्राप्त कर सकता है। फैमिली विल कलेक्ट दिस वन। नहीं, आरएफआर में कोई नुकसान नहीं 1999 में, क्योंकि आप इतने समय से क्लास पढ़ते चले आ रहे हैं, आपके सुपर नोट्स रेडी हो गए। अब जो लोग क्लास लेंगे उनको जो है वो टाइम कम मिलेगा उसको करने के लिए। तो हमेशा जो लोग पहले शुरुआत करते हैं, हर चीज को पैसे से नहीं तोला जाता, हर चीज को समय से तोला जाता है। यूपीएससी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। जैसे आप भी ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन अब 1 साल का न्यूज़पेपर निकालेंगे, कटिंग करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ वाटर से रिलेटेड और कितने कितने अलग अलग डायमेंशन में टॉपिक आए, और यही काम आपका यहां हो गया, तो आपका समय बच जा रहा है। मैं कह रहा हूं आपके 5 क्वेश्चन भी हो गए, तो 5 क्वेश्चन होते इसका मतलब क्या हुआ? आप बहुत सक्सेसफुल हो गए इसमें, आपने कंपटीशन निकाली। आप अपने समय को पहचानिए, समय को जिसने पहचान लिया, ये सब कुछ आईएएस बनने के बाद 1 महीने की सैलरी भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो जितना भी है 1 महीने की सैलरी, तो बस आपको वो सोचना है कि मुझे आईएएस बनना है। और मान लीजिए आप 1 साल आपका अटेम्प्ट खराब हो गया, तो आप सोचिए 1 साल की सैलरी, अपने ही बराबर वाले से आप जूनियर हो जाएंगे, उसके अंडर में रह के सर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने देखा ना एस्पिरेंट करके जो वो आई है वेब सीरीज, तो उसमें संदीप भैया उसके जूनियर हो जाते हैं, तो कैसे ईगो क्लैश करता है। ठीक है, तो ये चीज बड़ा ध्यान रख, आपको अपने समय की कदर करना सीखना पड़ेगा। शोभित ने लिखा आपके पढ़ाने का तरीका बहुत A1 है, थैंक यू सो मच शोभित। और बहुत ही ध्यान से अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपको याद होगा 2 साल प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है ये, ठीक है, ये मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा कॉन्सेप्ट अगला रहेगा वाटर फुटप्रिंट। अभी बताऊंगा आरएफआर क्या है। वाटर फुटप्रिंट, जल पद चिन्ह किसे कहते हैं? किसको किसको पता है कि एग्जाम में आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, 2026 के लिए भी आपका बेसिक फंडामेंटल हमेशा क्लियर हो जाएगा। किसको किसको ये बात पता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी? कभी मुलाकात हुई हो किसी पेपर में? वेरी गुड। ये क्लासेस हमारी ऐप पे हैं, आरओबी क्लास हमारी ऐप पे चलेगी। तो लिखो जल पद चिन्ह से क्या समझते हो? वाटर फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट आ चुका है एग्जाम में,
वाटर फुटप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो टोटल वाटर यूज बाय अ पर्सन इन हिज एनवायरनमेंट। जब आप एक दिन में अपने पर्यावरण में जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर फुटप्रिंट। लिखो टोटल वाटर यूज बाय अ पर्सन इन हिज एनवायरनमेंट। लिखो अपने पर्यावरण में एक व्यक्ति द्वारा, अपने पर्यावरण में एक व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कुल जल, प्रयोग किया जाने वाला कुल जल। कुल जल, लिखो इट इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ वाटर। इसके अंतर्गत एक एक लाइन याद रख लेना, ऐसे ही हो सकता ऑप्शन दे दे और पूछे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सही होंगे। इट इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ वाटर। लिखो इसके अंदर प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष जल का प्रयोग शामिल है, जल का प्रयोग शामिल है। वाटर फुटप्रिंट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर फैमिली, कंट्री और एनी इंडस्ट्री। लिखो जल पद चिन्ह का प्रयोग किसी परिवार, नहीं मलिक ने लिखा हाँ सर ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो जल पद चिन्ह का प्रयोग परिवार, देश या किसी उद्योग द्वारा, देश अथवा किसी उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुल जल से है, इस्तेमाल किए जाने वाले कुल जल से है, कुल जल से है। कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मतलब कई बार हम अप्रत्यक्ष रूप से पानी, जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि आपने बर्तन में पानी रखा और वो वेपोराइजेशन होता, आपको पहले पढ़ाया था, तो वेपोराइजेशन में पानी गायब हो जाता, आपने डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं किया, लेकिन हवा से, धूप से वो पानी क्या हो गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। तो वो क्या हुआ, हमने उस पानी को कंज्यूम कर लिया, ठीक है, या हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, हमने पौधों को डाल दिया या हमने जो है गाड़ी को धुलने में प्रयोग किया। तो कई बार हम डायरेक्टली कंजप्शन के लिए, नहाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमने क्या क्या सीखा, हमने यूपीएससी के अब तक कितने कॉन्सेप्ट सीख लिए, जरा इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारी 99 के बैच की दूसरी क्लास थी और हमने एक एक कॉन्सेप्ट को इतनी डेप्थ में सीखा है, जरा समझते हैं। सबसे बड़ी बात, आज हमारे जल संकट का सबसे बड़ा कारण क्या है, कंजप्टिव वाटर यूज, यानी कि उपभोगी जल जो हम प्रयोग करते हैं, यानी पानी को वापस वहां नहीं भेजते हैं जहां से हमने उसको लिया, तो हम प्रकृति का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। हम कहां कहां कंजप्टिव वाटर यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में यानी कृषि में, इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी में, वेपराइजेशन में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और एक बार अगर ये फिनिश हो गया तो ये परमानेंटली फिनिश हो जाता है, और यही आज जल संकट का सबसे बड़ा कारण है। आज अपने दोस्तों से भी जाके पूछना, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, दोस्तों से पूछना, यार मैंने पढ़ा, तू बता कंजप्टिव वाटर यूज क्या होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि वो फलानी जगह पढ़ते हैं, ये 2.5 लाख फीस है, 3 लाख, जरा आज बात करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है भाई, यूपीएससी उसी का निकलता है जिसका कॉन्सेप्ट पे पकड़ है। तो जैसे आपने कहा कि व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ हमारा ये वाटर क्राइसिस क्यों हो रहा है। वाटर क्राइसिस एक स्टेज है, जल संकट एक खास अवस्था है, लेकिन वो क्यों हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ। दूसरा, हमने बात की कि वाटर टेबल, जल स्तर, बार बार एग्जाम में आता है, बार बार न्यूज़पेपर में आता है। तो जल स्तर होता क्या है, आखिर किसे कहते हैं जल स्तर। तो लोग कहते हैं जमीन के नीचे जो पानी होता है उसको जल स्तर कहते हैं, वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। इंटरव्यू में गलती से भी अगर तुमने इस तरह की बातें की ना तो समझ जाएंगे बेटा अब इसको निपटाने का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या बात करनी है, आपको बात करनी वाटर टेबल। तो जहां पर ऊपरी परत को जो पानी सैचुरेट कर रहा है, संतृप्त कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वाटर टेबल। ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखी जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन यानी यूट्रीकरण। तो क्या होता है, जब हम पानी में गंदगी, न्यूट्रिशन भेजते हैं तो बैक्टीरिया आके क्या करते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, और वो धीरे धीरे वहां से क्या कर देते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन खींच लेते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब यूट्रोफिकेशन होता है तो 3 अलग अलग घटनाएं होती है। पहला, एल्गल ब्लूम होता है, शैवाल फैलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, डेड जोन यानी मृत क्षेत्र बन जाता है, सब कुछ उसके अंदर मर जाता है। और तीसरा, मछलियों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए
अब इसके बारे में बात करते हैं। फिर हमने नीरू मीरू सीखा कि नीरू मीरू एक ऐसी योजना थी जिससे जल को लेकर सामुदायिक जो है वो क्या होना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई पानी सरकार का विषय नहीं है, हमारा विषय है, हमारे जीवन का हिस्सा है, ये पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, पानी को साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। शाबाश। फिर हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा लोटिक वाटर क्या होता है। जो बहता हुआ जल होता है उसको लोटिक वाटर कहते हैं, और जो रुका हुआ जल होता है उसको लेंटिक वाटर कहते हैं, यानी लेंटिक जल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसी से ही पता चलेगा कि कौन सा पानी रुका हुआ है और कौन सा। कई बार यूपीएससी वाले क्या कहते हैं, वो फ्लोइंग वाटर यूज नहीं करेंगे, वो कहेंगे देखें जरा स्टूडेंट को कितना पता है, सो वो वर्ड यूज कर देंगे लेंटिक जल। अब आप सोचेंगे यार लेंटिक जल क्या होता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो जो रुका हुआ पानी है तालाबों और झीलों का, जिसमें सड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, बहता हुआ पानी सड़ता नहीं है, तो जो ये सड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो वो हमारा लेंटिक वाटर कहलाएगा। कई बार हिंदू में ये शब्द प्रयोग कर देते हैं। और अगर पानी लॉटिक है यानी कि वो बह रहा है, तो वो क्या होगा, तो यूपीएससी वाले तुमसे फ्लोइंग वाटर यूज नहीं कराएंगे, वो कहेंगे लोटिक वाटर। सो विच इज द बेस्ट एग्जांपल, निम्नलिखित में से कौन सा लोटिक वाटर का एग्जांपल है? मान लो ये 3 के और ये 4 दे दिया कि लोटिक वाटर रिवर, स्प्रिंग वाटरफॉल और लेक्स, यानी झीलों में से कौन सा लोटिक वाटर का एग्जांपल है। तो अब आप पता ही नहीं है कि लोटिक वाटर कैसे कहते हैं। आपको ये पता है कि इसमें ये बहता हुआ है, आपको पता है कि ये फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट यूपीएससी वाले अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस बहते हुए जल को ही लोटिक कहते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया, अब आप गलती कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन, शाबाश। वाटर बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, ये लगातार बात हो रही है, अभी फिर फरवरी में फिर इसके बारे में बात होगी कि जब देश में कितना जल उपलब्ध है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना है, इसके बजट को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर बजट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देश में कितना पानी उपलब्ध है इसके बारे में समुदायों को बताना, इसके बारे में समुदायों को बताना। क्यों? ताकि देश में पानी का जो जिसे कहते हैं कि अनैतिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको रोका जाए। गरीब को पानी नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, गांव के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ियां धो रहे हैं, कुछ सरकारें उनको फ्री में दे रही हैं, तो ये गलत है। देश का जो ये जल संसाधन है एक ऐसा संसाधन है जिसको बहुत समझ के साथ और बहुत ही रेशनल तरीके से इस्तेमाल करना है। राइट, नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज पढ़ाया, जिसपे लगातार ये इस बार आने के भी चांस है, एलपीए क्या होता है, दीर्घ औसत किसे कहते हैं? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा ये निकाला जाता है ताकि इससे पता चले देश में कितनी वर्षा होती है। हमें ये समझ में आए कि इस वर्षा से क्या क्या हो सकता है, किसानों की आय, देश की जीडीपी, भारत की खाद्य सुरक्षा और जो महंगाई है, ये सब कुछ किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसी वर्षा के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत मानसूनी क्षेत्र है। भारत में वर्षा किस तरह से होती है? मानसून से होती है। कौन से मानसून से होती है भारत में वर्षा? ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। 2011 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो इसके बारे में इसने क्या बताया कि 5 श्रेणियां होती हैं, और जब ये नॉर्मल से नीचे होता है तो भारत में संकट का विषय आ जाता है। राइट, विषय आ जाता है। चलिए, फिर हमने सीखा रेन वाटर रिजर्व किसे कहते हैं। तो जो लैंड है उसका जो एरिया और उसमें जो बारिश हो रही है, जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसके आयतन के साथ उस जमीन के अंदर पानी का हमें अनुमान मिल जाता है, और इसी के आधार पर हमें बजट बनाना होता है। इससे 2 काम होते हैं, एक कि आपके पास पानी कितना है, आप अंदर जाके खोद के निकाल नहीं सकते कि पता चला नापे अच्छा भैया 10 लीटर है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आप इसी के आधार पर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपने कल को एक नियम बना दिया कि कोई भी कॉलोनी बनेगी वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप सेव लाइफ नहीं करोगे, सेव वाटर नहीं करोगे, तो जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। दुनिया में ड्राई सिटीज, यानी जहां पर महीने में कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां पानी उपलब्ध ही नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे हम लोग रेन वाटर रिजर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए आखिरी, जो जल पद चिन्हों के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे सभी ने कहा एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पद चिन्ह का मतलब होता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हो, इससे तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, मतलब तुम्हारे पर्यावरण पे तुम कितना इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष इस्तेमाल करो और चाहे अप्रत्यक्ष इस्तेमाल करो, कितना पानी तुमने किया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वाटर फुटप्रिंट। एग्जैक्टली याद रखना जो एक एक पॉइंट लिखाया हूं, हो सकता है ऐसे ही एग्जाम में आ जाए, ऐसे ही आ जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा। तो ये हमारे 99 के बैच की ये दूसरी क्लास रही है, और जो लोग अभी इसके साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। 1 दिसंबर से उनको हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट की क्लास मिलना, सीसैट की मिलना शुरू हो जाएगी। 15 सेशंस इसमें इस बार नया गिफ्ट है, और वो 15 सेशन है करंट अफेयर्स की क्लास।
ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, देखो लिखा है ना हिंदी या इंग्लिश, इसी तरह से आपके नोट्स एक लाइन हिंदी एक लाइन इंग्लिश रहेगा। कंप्लीट 450 पेज की पीडीएफ आपको मिलेगी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। अगर आप कोई बुक भी खरीदने जाओगे ना 450 पेज की, तो वो 350-400 रुपए से कम नहीं मिलेगी। यहाँ 100 से ज्यादा लेक्चर है, सारे टीचर्स ने कॉन्सेप्ट समझाए, हर क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है उसमें, तो बहुत कुछ यहाँ पर आपको लगातार अवेलेबल है। तो अभी अगर आप नहीं जुड़े 99 के बैच के साथ, तो आप अपना बहुत नुकसान करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए मात्र 3 दिन और बचे हुए हैं। तो आप जुड़ जाइए, आप कॉल करिए, जीएस और सीसैट दोनों के लिए। देयर सीसैट आल्सो 99 रुपीज। सीसैट आपको पता है कि बहुत तबाही लेकर आता है, तो अगर अभी नहीं जुड़े तो यहाँ फॉर्म भर दें और यहाँ पर आप कॉल करके इसके साथ जुड़ जाएं। और जो लोग एआरओ दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, वो भी जल्दी से जुड़ जाएं। 2999 में ये बैच है, ठीक है, और इसके साथ आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आपसे एक चीज कहूंगा कि 18 दिसंबर से गुरुकुल का नया बैच शुरू हो रहा है, आप आ सकते हैं गुरुकुल में। तो गुरुकुल एक ऐसा बैच है जिसका शेड्यूल जब मैंने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पर सुबह उठने से लेकर, अभी आपने देखा कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जो है वो सूर्य नमस्कार, मेडिटेशन यहाँ से शुरू होता है। तो इनके सुबह उठने के टाइम से लेकर और रात में सोने तक के टाइम, जिसमें सोते समय जो है वो चक्र मेडिटेशन करना, फिर डायरी लिखना, किताबें पढ़ना, मेंटर के साथ लाइब्रेरी का भी इसमें आपको, इसी के अंदर आपको एकेडमी के अंदर लाइब्रेरी मिलेगी। हॉस्टल भी यहीं पर है, यहीं कैंपस के अंदर आपको खाना खाना है। मैं भी जनरली, आज भी मेरा लंच है स्टूडेंट के साथ, तो मैं लंच करूंगा। कल आपने देखा हमारा स्पोर्ट डे था, जहां पर हम और स्टूडेंट सारे क्रिकेट खेल रहे थे। तो हम जब एक हफ्ते अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो फिर एक दिन हम जो है वो रेस्ट के लिए रखते हैं, ताकि हम ये काम कर सकें। तो यहाँ पर गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 18 दिसंबर से। अगर आप गुरुकुल के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर आप अपना फॉर्म भर दें या दिए गए नंबर पे कॉल कर लें, क्योंकि इसमें हम जो है वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही इनरोल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, गुरुकुल में आप जुड़ सकते हैं। और गुरुकुल की ऑनलाइन क्लासेस भी हम लेकर आ रहे हैं, बहुत ही खास, जिसमें मेंटरशिप, शेड्यूलिंग आपके लिए जो है वो एक, जो लोग 10 से 12 घंटे मेहनत से पढ़ाई करने को तैयार हैं हमारे साथ, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़ जाइए गुरुकुल में। थैंक यू। हाँ, आरएफआर क्या है मैं आपको बताता चलूं। व्हाट इज आरएफआर? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल बैच में। लेकिन ध्यान रहे, डिसिप्लिन गुरुकुल की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां करना पड़ेगा, राइट। आइए, आरएफआर का मतलब होता है, ये पढ़ने का एक नया तरीका है। अगर आपको प्रीलिम्स कम से कम स्ट्रगल में निकालना है, तो दिस इज आरएफआर का मतलब होता है, आर मीन्स रिवर्स, ये बिल्कुल पढ़ने का नया तरीका है, रिवर्स। एफ मतलब फॉरवर्ड, और आर मतलब फिर से अगेन रिवर्स या रिवाइज, रिवीजन। तो इसमें हम सबसे पहले तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, ताकि वो हमारे, जिसको बोलते हैं हुक मेथड, एनएलपी में बोलते हैं इसको हुक कर देना, उसको फंसा देना। फिर उसके बाद हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड मेथड में आखिर ये क्वेश्चंस का बेसिक फंडामेंटल क्या है। फिर उसके बाद दोबारा हम उन क्वेश्चंस को लगाते हैं और हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, और साथ साथ वो हमेशा के लिए हमारे याद हो जाता है। तो आपको रिवीजन करने के लिए अलग से टाइम नहीं देना है। आप आरएफआर एक ऐसा मेथड है जहां पर आप प्रीलिम्स कोई भी ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का कर रहे हैं, चाहे यूपीसीएस कर रहे हैं, एमपीपीसीएस कर रहे हैं, आरएफआर बैच आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है, वो उससे आप बहुत बड़ी मात्रा में बच जाते हैं। आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाता है, कम समय में आप ज़्यादा याद कर पाते हैं। आपको याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है अलग से टाइम नहीं देना होता है। तो ये सब कुछ आरएफआर बैच में है। और सबसे बड़ी बात है, जो स्टूडेंट अभी एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, क्लास में उनको समझने की प्रवृत्ति कई गुना बढ़ गई है। वो सुपर नोट्स बना पा रहे हैं और वो अपने टीचर से ढेर सारे क्वेश्चंस पे बात कर पा रहे हैं। तो ये बहुत हॉलिस्टिक प्रोग्राम है जिसके साथ आपको जोड़ना चाहिए आरएफआर। और उसमें एक जबरदस्त डिस्काउंट 999 का यहाँ पर जो है आया हुआ है, तो आप इसके साथ अभी भी जुड़ सकते हैं, आप आ सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं 99 बैच में। अब 3 दिन और बचे हुए हैं, जो लोगों ने एडमिशन नहीं लिया वो इसके साथ जुड़ जाएं और एडमिशन ले लें। क्लास कैसी चली मुझे फीडबैक जरूर दें। आज इस 99 के हिसाब से जो करंट अफेयर्स के मैंने कॉन्सेप्ट बताए उसमें आपको क्या सीखने को मिला और क्या आप अपने दोस्तों से ये शेयर करने जा रहे हो। और आज क्वेश्चन पूछिए उनसे, अपने दोस्तों से कि भाई चल आईएमडी के हमें क्राइटेरिया बता दो मेरे दोस्त, हमें ये चीजें बता दो, हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट बताओ। भाई तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि भाई हम तो लाखों रुपए देके पढ़े, तो चलो एक बार बात तो करते हैं, कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट किसी की बपौती नहीं है, ये तो टू द पॉइंट रहने की जरूरत है। ये तो बात है कि मुझे आता कितना है। यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि भाई तुम वो करोड़ों रुपए कोचिंग में पढ़ के आए हो या फलानी जगह आए हो या 4 तुमने कोचिंग ज्वाइन की, कोई बड़ी बात नहीं है। यूपीएससी कहता है ये रहा मेरा क्वेश्चन, तुम्हें कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें आता है कि हाँ यूट्रिफिकेशन मुझे पता है, बीओडी पता है, सीओडी पता है, मुझे ये सारी चीजें पता है, ओ वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जल संकट क्यों है, बात करो जाके कि भाई आप वाटर क्राइसिस वर्ड यूज करो, वाटर क्राइसिस क्यों है, क्या हम पागल हैं कि हम पानी को फेंक दे रहे हैं, क्या है, मुझे वो साइंटिफिक रीजन दीजिए कि आखिर हमारा नेचर क्या, बिहेवियर क्या है। तो कंजप्टिव वाटर यूज, अगर वो वर्ड यूज नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब उन्होंने ढंग से कभी भी करंट पढ़ी ही नहीं, उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। सब कह रहे हैं भैया भारत में जल संकट, हाँ भैया जल संकट है, जल संकट। यूपीएससी कहता है कि जल संकट वर्ड यूज कर रहे हो तो उसका कारण जानो, वाटर फुटप्रिंट बताओ क्या होता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिजर्व किसे कहते हैं, ग्राउंड वाटर और वाटर लेवल में क्या डिफरेंस होता है, आप सही तरीके से बोलना शुरू करो। ये सही तरीका आपने बोल लिया, सिलेक्शन आपका अपने आप झक मारकर आपके पास आ जाएगा। तो आप पहले खुद को लायक बनाओ, फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। आपने जैसे ही अपनी व्यक्तित्व को बढ़ा लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यूपीएससी में सिलेक्शन झक मार के होगा, क्योंकि वो जिस तरह का टैलेंट चाहते हैं आपने बस अपने आप को उसके हिसाब से बना लिया, और वो भी इस दाम में। तो आपकी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सोशल कॉज है, ये हमेशा हम नहीं कर पाएंगे। तो आपके आसपास जो दोस्त है उनको भी आप जोड़िए, उनको भी बताइए, खासतौर पे ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए नहीं है, गांव देहात में, आप उनको इसके बारे में बात करिए। सीसैट भी शुरू हो रहा है, विशाल ने बोला डीप फेक के बारे में बताओ। जब जरूरत आएगी तो डीप फेक के बारे में बताएंगे, ठीक है। जब जरूरत होगी तो डीप फेक के बारे में, इसके लिए आपको हमारा एक चैनल है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उजांग टाइम्स, करंट अफेयर्स को लेकर, उसके साथ जुड़ जाइए। राइट, थैंक यू सो मच। क्या लेक्स का वाटर फ्लोइंग नहीं है? जब हम साइंटिफिक वे में बात करते हैं तो वो फ्लो नहीं है, क्योंकि फ्लोइंग के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। तो वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप काम करता है, ठीक है। तो जो स्लोप के साथ, ढाल के साथ बहता है उसको ही फ्लोइंग कहा जाता है। लेक्स में माना जाता है कि लेक्स एक कटोरे नुमा संरचना होती है और वहां पर फ्लो नहीं होता है। थैंक यू सो मच। तो जुड़ जाइए, फॉर्म भर दीजिए और मिलते हैं हम लोग गुरुकुल बैच में 18 दिसंबर से। थैंक यू सो मच।